नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की क्लास का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है नगरीय निकाय। नगरीय निकाय बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट सा टॉपिक है, इसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। मैं आपको बता दूं, जैसे गाँवों के लिए पंचायती राज बनाया गया ना, वैसे ही नगरों के विकास के लिए बनाया गया नगरीय निकाय। नगरीय निकाय और पंचायती राज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर पंचायती राज याद है ना, तो नगरीय निकाय बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पंचायती राज और नगरीय निकाय में बस अनुच्छेदों का ही फेरबदल किया गया है। बाकी सारे कार्य वही है जो पंचायती राज गाँव में करती है, वही कार्य नगरीय निकाय शहरों में करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए दोस्तों कि नगरीय निकाय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर पहला ही क्वेश्चन ये आया तो हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में नगरीय निकाय व्यवस्था की शुरुआत सन 1687 में मद्रास से हुई थी। और बात करें अपने राजस्थान की, तो अपने राजस्थान में नगरीय निकाय व्यवस्था की शुरुआत होती है सन 1864 में माउंट आबू में। और उस समय माउंट आबू को पहली नगर पालिका बनाया गया था। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि नगर निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में पहले कहीं पर भी नहीं था। उसके पश्चात राजीव गांधी सरकार ने इसकी महत्ता को समझते हुए सन 1989 में एक संविधान संशोधन लाया गया और नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किया, किंतु उस समय बहुमत साबित नहीं होने के कारण यह संविधान संशोधन पारित नहीं हुआ। उसके बाद जो कार्य राजीव गांधी सरकार करना चाहती थी, वही कार्य 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने किया और उन्होंने जो नगरीय निकाय है, इस नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिलाया। और ये जो संविधान संशोधन था, इसे कहा गया 74वां संविधान संशोधन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 74वां जो संविधान संशोधन है ना, इसके द्वारा भाग 9A में कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, और वो अनुच्छेद थे 243 से 243 ZG। कितने दोस्तों? 243 से 243 ZG अनुच्छेद जोड़े गए। और साथ ही दोस्तों इसके साथ ही एक अनुसूची भी जोड़ी गई, और उस अनुसूची को कहा गया 12वीं अनुसूची, जिसमें कुल 18 विषय उल्लेखित थे। और ये जो अधिनियम लागू हुआ, यह अधिनियम लागू हुआ था 1 जून 1993 को। कब दोस्तों? तो 1 जून 1993 को यह अधिनियम लागू होता है। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक अनुच्छेद को बड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला अनुच्छेद है हमारे सामने, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243P। मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 243P है ना, इसमें परिभाषा को उल्लेख है, यानी कि नगरीय निकाय से संबंधित जितनी भी परिभाषा है ये किसमें उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 243P में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 243Q। अनुच्छेद 243Q में नगर निकाय के गठन की बात करी गई है कि नगर निकाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत होगी। तो इसके लिए 3 संस्थाएं बनाई गई, पहली नगर पालिका, दूसरी नगर परिषद और तीसरी नगर निगम। और बात करें दोस्तों इनके गठन की, तो इनकी जनसंख्या के आधार पर इनका निर्धारण किया गया, और यह कहा गया कि जनसंख्या का निर्धारण राज्य मंडल द्वारा तय किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक राज्य अपने अनुसार जनसंख्या को फिक्स कर सकता है। अपने राजस्थान में जैसे कि नगर पालिका की 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या पर एक नगर पालिका होती है, ये फिक्स है। वैसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इसके बाद दोस्तों बात करें अगले अनुच्छेद की, तो अगला अनुच्छेद है 243R। अनुच्छेद 243R में संरचना के बारे में बताया गया है। संरचना से तात्पर्य दोस्तों इसमें बताया गया है कि सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, जैसे वहाँ पे भी पंचायती राज में प्रत्यक्ष रूप से सारे सदस्य चुने जाते थे, नगरीय निकाय में भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और बात करें इनके अध्यक्षों के चुनाव की, तो अध्यक्षों का चुनाव ये भी राज्य विधानमंडल तय करेगी। और मैं आपको बता दूं कि अपने राजस्थान में यह तय किया गया है कि अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अर्थात हम जिन सदस्यों का चुनाव करेंगे प्रत्यक्ष रूप से, वो सदस्य अध्यक्षों का निर्वहन करेंगे। इसके बाद आगे है दोस्तों अनुच्छेद 243S। अनुच्छेद 243S में वार्ड समितियों के बारे में बताया गया है। इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 243T। अनुच्छेद 243T में महिला आरक्षण की बात की गई है। जैसा कि पंचायती राज में अनुच्छेद 243D में महिला आरक्षण की बात की गई थी, वैसे ही नगरीय निकाय में भी अनुच्छेद 243T में महिला आरक्षण की बात की गई है। और यहाँ पर महिलाओं को थोड़ा कम आरक्षण मिला है। यहाँ पर देखो महिलाओं को आरक्षण है 1/3 का, जबकि पंचायती राज में था 1/2 का। और आगे अनुच्छेद की बात करें तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243U। अनुच्छेद 243U में कार्यकाल है, यानी कि नगरीय निकाय जो संस्थाएं हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा। तो राजस्थान में ये कार्यकाल 5 वर्ष है। कितना दोस्तों? 5 वर्ष। इसके बाद है अनुच्छेद 243B।
अनुच्छेद 243 में सदस्यों की योग्यताओं का बखान किया गया है कि यानी कि नगरीय निकाय के सदस्यों में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए ताकि वह नगरीय निकाय के सदस्य बन सके। इसके बाद है दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243W। अनुच्छेद 243W, देखो यहाँ अपन उसे वर्ग करके कार्य याद कर सकते हैं, यानी कि W और वर्ग और अनुच्छेद 243 में कार्य, यानी कि नगरीय निकाय के सदस्य कौन कौन से कार्य करेंगे इसका उल्लेख W है। और इसके लिए नगरीय निकाय के लिए 18 विषय सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी नगरीय निकाय के लिए। उन्हीं 18 विषयों पर नगरीय निकाय के सदस्य कार्य कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आगे बताऊं, अनुच्छेद 243 एक्स है, यहाँ पर मैं एक्स लिखना भूल गया दोस्तों, यहाँ पे एक्स कर लेना। अनुच्छेद 243 एक्स, अनुच्छेद 243 एक्स में नगरीय निकाय के सदस्यों को कर लगाने की शक्ति प्राप्त है या लगा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 243 वाई। अनुच्छेद 243 वाई में राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 243 जेड, और इसमें बताया गया है लेखा परीक्षण के बारे में। इसके बाद है अनुच्छेद 243, माफ कीजिएगा 243 है, अनुच्छेद 243 जेड ए, और अनुच्छेद 243 जेड ए में अनुच्छेद 243 जेड ए में राज्य निर्वाचन आयोग है। क्या है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग। इसके बाद दोस्तों हम नगर निकाय की तीनों संस्थाओं यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम को एक एक करके बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है हमारा नगर पालिका। अब बात करेंगे नगर पालिका की डिटेल्स से। तो सबसे पहले बात करें गठन से कि गठन कब होगा। तो नगर पालिका का गठन होगा दोस्तों 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या पर, यानी कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या 20,000 से 1 लाख के बीच है तो उस क्षेत्र में नगर पालिका का गठन किया जाएगा। और आगे बात करें दोस्तों तो वार्ड की, तो न्यूनतम वार्ड 13 होंगे। इसके बाद है चुनाव, यानी कि जो नगर पालिका के सदस्य है ना उनका चुनाव कैसे होगा। तो पार्षद, इनके सदस्य पार्षद कहलाते, तो पार्षद को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाएगा और इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे, यानी कि जो पार्षद चुने जाएंगे ना वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बनाएंगे। इसके बाद है दोस्तों सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी यहाँ होता है अधिशासी अधिकारी, जिसे ईओ बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये राजनीतिक संस्थाएं होती है ना इनमें एक सरकारी अधिकारी होता है, और सरकारी अधिकारी नगर पालिका में कौन है? तो अधिशासी अधिकारी। बात करें शपथ की, तो इन्हें शपथ दिलाएगा पीठासीन अधिकारी। कौन शपथ दिलाएगा? पीठासीन अधिकारी। इसके बाद इनका त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र देंगे ईओ को, ईओ या कलेक्टर को। अगर ईओ प्रेजेंट नहीं है तो कलेक्टर को, और कलेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो ईओ को ये अपना त्यागपत्र देंगे। और बात करें इनकी बैठकों की, यानी कि नगर पालिका के सदस्यों की बैठकें कितनी होनी चाहिए? तो 60 दिन इनकी बैठकें होनी अनिवार्य है। इसके बाद बात करें दोस्तों इनके फोरम की, तो 1/3 सदस्य यानी 33% सदस्य बैठक में भाग लेना अनिवार्य होता है। इसके बाद दोस्तों बात करें नगर परिषद की। नगर परिषद के गठन की बात करें तो नगर परिषद का गठन होता है 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या पर, यानी कि जिस क्षेत्र में 1 लाख से अधिक एवं 5 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ पर नगर परिषद का गठन किया जाएगा। और बात करें वार्ड की, तो यहाँ पर भी वार्ड न्यूनतम 13 ही होंगे। और चुनाव की बात करें तो पार्षद, यहाँ पर भी पार्षद ही दोस्तों सदस्य, और पार्षद को प्रत्यक्ष रूप से एवं सभापति एवं उपसभापति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों सरकारी कर्मचारी की, तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी होता है निगम आयुक्त। क्या होता है दोस्तों? निगम आयुक्त। इसके बाद बात करें शपथ, तो नगर परिषद के सदस्यों को भी शपथ पीठासीन अधिकारी ही दिलाएगा। देखो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम इनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, इनमें बस जनसंख्या का ही डिफरेंस है, बाकी सारे के सारे विषय का विषय कार्य होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र या तो ये कलेक्टर को देंगे या आयुक्त को देंगे। इसके बाद बात करें बैठक, तो इनकी बैठक भी 60 दिन होनी चाहिए और फोरम भी 1/3 नगर पालिका जैसा ही होना चाहिए। बात करें आगे नगर निगम की, तो गठन 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर, यानी कि जिस क्षेत्र या महानगर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है ना तो उस क्षेत्र में नगर निगम का गठन किया जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों तो वार्ड, तो यहाँ पे भी न्यूनतम 13 वार्ड होते हैं। इसके बाद बात करें चुनाव की, तो पार्षद तो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे और महापौर एवं उप महापौर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। देखो ये जो महापौर और उप महापौर का चुनाव होता है ना ये भी राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है, और राजस्थान में तय किया गया है कि यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। एक बार अशोक गहलोत सरकार के समय में था कि महापौर और उप महापौर को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था,
इसके बाद दोस्तों सरकारी कर्मचारी की बात करें तो यहाँ पर होता है निगम आयुक्त। कौन होता है? निगम आयुक्त। नगर पालिका में पूछे तो ईओ यानी अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद में उपायुक्त और यहाँ पर भी निगम आयुक्त होता है। इसके बाद बात करें शपथ की, तो शपथ इनको पीठासीन अधिकारी दिलाएगा। इसके अलावा त्यागपत्र ये कलेक्टर या आयुक्त को देंगे। इसके बाद इनकी बैठक 60 दिन होना अनिवार्य है। इसके अलावा कोरम इनका भी 1/3 सदस्य होना अनिवार्य है। इसे अगर नगर निकाय की संस्थाओं की संख्या की बात करें ना, तो वर्तमान में नगर पालिका संख्या 169 है, नगर परिषद संख्या 34 है और नगर निगम की संख्या 10 है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये संख्या बदलती भी रहती है, तो आप जब पेपर देने जाओ ना, तो इसको विकिपीडिया पे एक बार चेक करते हुए जाना। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको नगरीय निकाय अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।